गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है थर्ड चैप्टर इन प्राइमरी हेल्थ केयर। सो आज का चैप्टर है इम्यूनिटी एंड बॉडी डिसीज मैकेनिज्म। सो ये इसमें हम पढ़ेंगे अपनी इम्यूनिटी क्या है और व्हाट इज़ मीन बाय बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। सो जो अपने शरीर है उसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है हाउ टू डिफेंस द बॉडी। ओके, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है और उसमें 3 टाइप्स रहेंगे। उसमें एक तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म का कम हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है वो पर्सन की डेथ हो सकती है। थर्ड है जहाँ पे अपना डिफेंस मैकेनिज्म मोर पावरफुल रहता है देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तभी वो पर्सन क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। और थर्ड हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दोनों भी इक्वल है, दोनों की पावर इक्वल है। जैसे कि अपनी बॉडी मैकेनिज्म भी पावरफुल है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पावरफुल है, दोनों इक्वल है। तो वो टाइम में क्या हो जाएगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पर्सन के शरीर में रहता है, अलाइव जिंदा रहता है, बट वो डिसीज़ पैदा नहीं कर सकता। बट वो जो पर्सन है वो पर्सन को क्या हम बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे। और वो कैरियर है वो दूसरे पर्सन को डिसीज़ फैला सकता है बट उसको नहीं हो सकता। ये हमने इंक्यूबेशन पीरियड में पढ़ा है, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। सो ये डिफेंस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। सो अपने डिफेंस मैकेनिज्म में अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब जो इनेट इम्यूनिटी है एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 2 इम्यूनिटी अपने शरीर में रहती है। ओके, जो इनेट इम्यूनिटी मतलब बाय बर्थ, जो अपने जन्म से पहले से ही रहने वाली इम्यूनिटी उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। ओके, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब किसी से एक्वायर्ड मतलब कि दूसरे से मांग के अपने शरीर में पैदा होने वाली इम्यूनिटी उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, सो 2 इम्यूनिटी अपने शरीर में है, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। सो फर्स्ट हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय इनेट इम्यूनिटी, मतलब जन्म से जो पहले अपने शरीर में रहती है इम्यूनिटी, तो उसको क्या बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी। इसमें फर्स्ट लाइन डिफेंस है एंड सेकेंड लाइन डिफेंस। उसमें जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है उसमें क्या आता है, स्किन। फर्स्ट इज स्किन, फर्स्ट लाइन। जो अपने शरीर का जो मेन पार्ट है स्किन मतलब त्वचा, वो होल बॉडी को कवर कर रही है। ओके, तो स्किन अपने पूरे बॉडी में है। सो ये कैसे क्या काम करती है, ये बैरियर का काम करती है। बैरियर मतलब एक दीवार का काम। जैसे कि अपने घर में चोर घुस जाता है तो उसको पहले क्या करता है, वो पहले क्या करता है, जो मेन डोर है वो ओपन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब भी अब एक चोर एक घर में घुसने की कोशिश करता है तो फर्स्ट वो क्या करेगा, मेन डोर ओपन करने की कोशिश करेगा। वो मेन डोर क्या है, वो मेन डोर ये अपने शरीर की स्किन है। ओके, जो दीवार बनी है सब ऑर्गेनिजम्स के एंट्री के लिए। ओके, जो इंटैक्ट स्किन है मतलब कहाँ पे भी खरोच नहीं है, कुछ भी वुंड नहीं है, कट नहीं है, तो वो स्किन को क्या बोलेंगे, इंटैक्ट स्किन। ओके, ये स्किन क्या है, जो मेन डोर है ओके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, पोर्टल ऑफ एंट्री के लिए। सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द स्किन आउटर लेयर ऑफ द स्किन दैट इज दे आर वाटरप्रूफ एंड जर्म प्रूफ। जो अपना स्किन का लेयर है वो क्या है, वाटरप्रूफ है एंड जर्म प्रूफ है। इट कंसिस्ट ऑफ dead cells having a fibrous proteins, keratins, and the latter prevent the entry of viruses and the bacteria in the body। इसमें क्या है,
सब ग्लैंड्स भी मौजूद है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, सिबेसियस ग्लैंड है अपने स्किन में। ओके, सो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक तरह का केमिकल पैदा करते हैं। वो केमिकल्स अपने शरीर से बाहर आ जाता है, वो स्पोर्स जो रहते हैं, छोटे छोटे होल रहते हैं स्किन में, उससे बाहर आ जाता है। और वो केमिकल क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डस्ट से अपने शरीर पे बैठते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उनको मार देता है वहाँ पे ही। ओके, बाहर ही मार देता है। ओके, सो वो क्या हो गया, वो डिफेंस हो गया। अपने शरीर का काम कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले क्या आती है, स्किन। पहले दीवार क्या है, पहले फर्स्ट बैरियर क्या है, बैरियर मतलब दीवार। ओके, वो फर्स्ट दीवार कौन सी है, स्किन। फर्स्ट मेन डोर क्या है एंट्री के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि स्किन। ओके, तो स्किन पे कैसे काम होता है डिफेंस का, जो सिबेसियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड से वहाँ से एक केमिकल बाहर निकलता है और वो स्किन के पोर्स से वो बाहर आता है और वो लेयर बन जाता है अपने शरीर पे। और वो केमिकल लेयर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर में बैठ जाते हैं, वो उनको वहाँ पे ही किल कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या हो गया, लाइन ऑफ डिफेंस, म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, म्यूकस मेम्ब्रेन। The mucous membrane is present on in gastrointestinal tract, respiratory tract, eyes. Okay, so ये सब जगह पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, जैसे कि ओरल कैविटी में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उधर से भी सम सिक्रीशंस पैदा होते हैं और सिक्रीशंस में एसिडिक भी हो सकते हैं, अल्कलिन भी हो सकते हैं। वो सिक्रीशंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, किल कर देते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा व्हेन एंटर इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू द माउथ, दे गेट entangled in the mucous lining the tract and element with the sputum and the feces। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन अपना शरीर का है, जो ओरल कैविटी में है, वहाँ से अंदर जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद जो अपना स्टमक है, स्टमक में HCl सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल इन दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, जो हम एयर इनहेल करते हैं, बाहर के जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन से और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। तो वो एंटर करते हैं अपने शरीर में वाया नोज। ओके, जो नेजल चेम्बर्स हेयरी, जो अपने नेजल चेम्बर में जो हेयरी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होता है, स्टिकी सब्सटेंस रहता है। वो स्टिक सब्सटेंस है, वहाँ पे वो डस्ट पार्टिकल वहाँ पे ही स्टिक हो जाते हैं। ओके, वो अंदर तक अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जा सकते। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लंग्स है, लंग्स तक नहीं पहुँच सकते। ओके, क्योंकि जो हेयरी स्ट्रक्चर रहता है। दोज विच एस्केप द फिल्टरिंग पैसेज एंड ट्रैप्ड बाय द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, जो म्यूकस लाइनिंग है, सिलियरी ट्रैक है, वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, अंदर तक नहीं पहुँच सकते। द cilia lining and the tract propel these mucus laden foreign particles toward the pharynx from where it is coughed out। और वहाँ से भी जब अंदर गए तो अपना जो फैरिंग्स है वहाँ पे खिचखिच करके होती है, अपने को थोड़ा सा ऐसे गले में खिचखिच जैसे हो जाते हैं, तो हम लोग कफिंग करते हैं और कफिंग से वो बाहर निकलता है डस्ट पार्टिकल और कुछ भी अंदर फॉरेन पार्टिकल्स गया रहेगा तो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द डिफेंस मैकेनिज्म आवर बॉडी एंड इट इज़ द कफ और सॉलो फॉर द एलिमिनेशन विद द फीसेस। और जो सॉलो होता है वो कहाँ से एलिमिनेट होता है, फीसेस से। ओके, जो टॉयलेट है वहाँ से बाहर निकलता है।
देन आइज में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो आइज का लेयर है अंदर का, वहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सो द मूवमेंट ऑफ द आईलिड्स एंड द टीयर्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन फ्लशिंग वे ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स. कोई भी डस्ट पार्टिकल अपने आँख में चला जाए तो क्या होता है, अपने आँख में जल्दी से जल्दी क्या टीयर्स पैदा करना चालू करता है. ओके, पानी हो जाता है, पानी पानी हो जाता है तो आँख में, और वो जो डस्ट पार्टिकल है वो पानी से बाहर निकलता है. ओके, सो वो अंदर नहीं रह सकता. कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स अंदर गया, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर गए, तो ये जो अपने शरीर का जो आउटर मैकेनिज्म है वो जल्दी से जल्दी वो जो फॉरेन पार्टिकल है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा. ओके, वो अंदर ही नहीं रखेगा. ओके, जैसे कि आँख है, आँख में कुछ भी गया तो वो वहाँ पे पानी आ जाएगा, वो पानी से वो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा. समझ में आया? देन केमिकल सिक्रेशंस, जो अपने वजाइनल यूरिनो वजाइनल सिक्रेशंस है, जैसे कि HCl जो मैंने स्टमक में बताया. ओके, जो अपना वजाइनल सिक्रेशन है वो भी एसिडिक है. वहाँ से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ही किल हो जाता है, अंदर नहीं जा सकता. सो कोई ऑर्गेनिजम्स ये दीवार पार करके अंदर जा सकते, तो उसके बाद क्या होता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे. ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल हियर ओनली. ओके, जो अपना बाहरी दीवार है जैसे कि स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, एंड द नॉर्मल माइक्रोबियट्स. ओके, ये सब क्या हो गया अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, जैसे कि फैगोसाइट्स और इन द ब्लड्स, इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस. सेकेंड लाइन डिफेंस क्या है, अपना सेल्स, जो फैगोसाइट वाइट ब्लड सेल्स. ओके, ये सेकेंड दीवार है अपने शरीर में. एक दीवार पार के, जैसे कि चोर मेन डोर का लॉक ओपन करके अंदर आ गया, पर जहाँ पे हमने तिजोरी रखती है, हाँ हम लोग तिजोरी रखते हैं, वहाँ पे भी वो एक रूम रहता है, वो रूम का डोर भी क्लोज रहता है, जैसे कि वो सेकेंड डोर है. ओके, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया, दैट इज द सेकेंड डोर. ओके, वैसे ही अपने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, वाइट ब्लड सेल्स. So white blood cells, these are called a cellular factor. The blood cells secretes of our day-to-day defense against the infections lies in the blood cells, especially WBC, जो white blood cells है. उसमें क्या क्या रहता है, वाइट ब्लड सेल्स कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स है, फैगोसाइट्स है, देन मैक्रोफेजेस है. ओके, ये सब मोनोसाइट्स, दिस ऑल इसोनोफिल्स, दिस ऑल आर द वाइट ब्लड सेल्स. ये अलग अलग नाम है वाइट ब्लड सेल्स है. न्यूट्रोफिल्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड द केमोकाइनेस रिलीज बाय अ डैमेज सेल्स, and the neutrophils behave the phagocytes and destroy the microorganisms infecting in the body tissues. A single neutrophil may kill the 20 bacteria before it dies. ओके, तो अपना फैगोसाइट है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है. बेजोफिल्स रिलीज द हिस्टामाइन एंड दे प्लेस एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस like heparin of basophils prevent the clot of formation inside the intact cells. Then monocytes of the blood change into the macrophages at the time of infection and prove very effective phagocytic action. And eosinophils workable in case of infection cause helminthesis group. So ये white bloods में अलग अलग सेल्स है, जैसे कि मोनोसाइट्स है, देन न्यूट्रोफिल्स. ओके, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स. सो ये सब क्या हो गए, वाइट ब्लड सेल्स है. ओके, मोनोसाइट जो है, जो मोनोसाइट चेंजेस होते हैं, इट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज व्हेन bacteria
enter, when organism enter in our body. ओके, सो मोनोसाइट्स का कन्वर्शन किस में होता है? मैक्रोफेजेस में होता है. सो ये सब वाइट ब्लड सेल्स है, इसको डिटेल में मत पढ़ो. ये अपना सेलुलर मैकेनिज्म है, जो सेलुलर मैकेनिज्म वर्कआउट हो जाता है. ओके, जब भी एक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने शरीर में वो एक फर्स्ट बैरियर पार करके अंदर आता है तो WBC बढ़ जाते हैं. क्यों बढ़ जाते हैं? जब WBC क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर में आ जाते हैं. ठीक है. देन मैक्रोफेजेस, दिस मैक्रोफेजेस आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द मोनोसाइट्स एंड द लेटर गेट एनलार्ज इन साइज. ये क्या होता है? जो मोनोसाइट्स है माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उनका साइज बढ़ता है और वो फैगोसाइटिक एक्शन हो जाता है उनका. ओके, फैगोसाइटिक एक्शन मतलब जो ये मोनोसाइट्स है वो उसका साइज बढ़ गया. ओके, उसका साइज बढ़ गया और वो फैगोसाइटिक एक्शन करेगा. फैगोसाइटिक एक्शन मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा जाता है. दिस इज कॉल्ड माइक्रो. ओके, ये एनगल्फ करता है मतलब खा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है. सो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कैसे रहते हैं? इन केस ऑफ कट, वुंड एंड इंजुरीज, द माइक्रोब्स गेट एंट्री इनटू द बॉडी and these microbes release the certain chemicals in the body. Basophils release the histamine. जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म शरीर में घुस जाता है तो क्या होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज सर्टन सब्सटेंस. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं. ये टॉक्सिन्स रिलीज करने के बाद वो बेसोफिल्स जो रहते हैं, जो वाइट ब्लड सेल में का वन टाइप है, जो बेसोफिल्स रिलीज द हिस्टामाइन. वो एक हिस्टामाइन रिलीज करता है. रिलीज हिस्टामाइन. ओके, हिस्टामाइन रिलीज करता है जो कि हिपैरिन कंटेंट रहता है, उसमें हिपैरिन है. ओके, सो हिपैरिन का एक्शन क्या है? क्लॉट्स नहीं करना. ओके, जो ब्लड का जो क्लॉट है वो डिजोल्व करता है. क्लॉट्स नहीं होता है ब्लड में, वो दैट डिजोल्व द सॉल्ट क्लॉट्स. ओके, सो बेसोफिल रिलीज द हिस्टामाइन. It dilates the capillaries and affected area and increase the permeability. ये क्या करता है? वो क्लॉट्स को डिजोल्व करता है, कैपिलरी फ्लो इंक्रीज करता है. जो कैपिलरी फ्लो मतलब जो ऊपर का है सुपरफिशियल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज कर देता है. एंड मोर ब्लड फ्लो फ्लशेज दैट एरिया. जो जहाँ पे हम लोग को वुंड है, बर्न है, वहाँ पे क्या होता है? वो फ्लश कर देता है. सो वहाँ पे हम लोगों को रेडनेस दिखाई देता है. इसके लिए जहाँ पे वुंड है, शरीर में घाव है, वहाँ पे रेडनेस क्यों दिखाई देगा आपको? क्योंकि ये बेसोफिल ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने को स्टार्ट करेंगे. वो हिस्टामाइन रिलीज करेंगे. हिस्टामाइन में क्या रहता है? हिपैरिन रहता है. सो हिपैरिन क्या करता है? जो ब्लड क्लॉट डाइल्यूट कर देता है. कैपिलरी जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो इंक्रीज कर देता है. और इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है? वहाँ पे रेडनेस दिखाई देता है. जहाँ पे आपको इंजुरी हुई है, जहाँ पे लगा है, जहाँ पे बर्न हुआ है, वहाँ पे रेडनेस दिखाई देगा आपको. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. इसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज द फीवर. फीवर क्यों आता है हम लोगों को? फीवर इट इज द सीवियर इन्फेक्शन. इट इज बिकॉज ऑफ सीवियर इन्फेक्शन. द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इफेक्ट द होल बॉडी. इट कॉज टू राइज द बॉडी टेम्परेचर. जब भी अपने शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होना स्टार्ट होता है. सो इसको हम क्या बोलेंगे? फीवर. दिस इज कॉज द इंटरल्यूकेन्स रिलीज बाय अ माइक्रोफेज एंड द फीवर स्ट्रेंथन द डिफेंस मैकेनिज्म एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम हो जाती है फीवर के वजह से. टेम्परेचर बढ़ने के वजह से क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाता है. ठीक है. So fever is increase the production of the interferons also. So interferons means what? In case of viral infection, the cell invades by a virus producing antiviral proteins called interferons.
तो आपको इतना नहीं सीखना है। हम लोगों को इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या देखा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसमें क्या आता है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सो दिस इज आवर इनेट सिस्टम, मतलब खुद की शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो बाय बर्थ, बिफोर बर्थ से ही अपने शरीर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब द मैकेनिज्म आर एक्वायर्ड बाय द एनवायरमेंट। The mechanism defends the body against the specific foreign components. It is based on the principle of self and non-self. कहाँ से भी मौजूद कर लेते हैं हम लोग, बाहर से कुछ भी लेते हैं और अपने शरीर में कुछ भी इम्यूनिटी पैदा करते हैं, कुछ भी मतलब अच्छा न्यूट्रिएंट लेना, न्यूट्रिएटिव मेडिसिन लेना और अपने शरीर की इम्यूनिटी इंक्रीज करना, उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैकेनिज्म्स, यहाँ पे सेल मैकेनिज्म मोस्टली वर्क करता है। स्पेसिफिक डिफेंस एक्वायर्ड में स्पेशलाइज लिम्फोसाइट सेल्स, द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या हो गया अपना थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ओके, द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स, that is B cells and T cells. B cells and T cells वर्कआउट होते हैं एंड एंटीबॉडीज। सो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड लाइन ऑफ मैकेनिज्म क्या है, उसमें तीसरी दीवार पार करके चोर अंदर आया। ओके, सो सेकेंड डोर उसने ओपन किया और जो उसके सामने है तिजोरी। ओके, मैंने एग्जांपल दे रही हूँ, वो जो चोर है फर्स्ट मेन डोर उसने ओपन किया, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड डोर भी उसने ओपन किया और सेकेंड डोर ओपन करने के बाद वो रूम में तिजोरी है, तो तिजोरी का ताला खोलना है, दैट इज तिजोरी का ताला मतलब the third line of defense. Okay, that is called a third line of defense. उसको क्या बोलेंगे, third line of defense. So third line of defense क्या है, इसमें lymphocytes है। Okay, that is also a white blood cells only. Okay, जो lymphocytes है, जो lymphocytes B lymphocytes भी है, T lymphocytes भी है। Okay, जो मैं बता रही हूँ वो देखो, ये ब्लड वेसल्स हैं। ओके, दिस इज द ब्लड वेसल्स। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में आ गए, कॉल्ड माइक्रोब्स। सो ये है न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेज,
जो अपने शरीर का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो मैं बता रही हूँ। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि टी सेल्स है। टी सेल्स 3 टाइप्स के रहते हैं। उसमें फर्स्ट है हेल्पर, देन सेकेंड इज साइटोटॉक्सिक, एंड मेमोरी। सो ये थर्ड मैकेनिज्म है अपने शरीर का। उसमें क्या होता है, जब भी अपने ब्लड वेसल्स में थर्ड दीवार पार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड वेसल्स में आ गए, तो वो ब्लड वेसल्स में सब वाइट ब्लड सेल्स है प्रेजेंट है। समझ में आया? वाइट ब्लड सेल, वाइट मतलब सफ़ेद जो पेशियाँ हैं अपने शरीर की, वो क्या होती है, एक्टिव होती है। जो के मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स, दिस ऑल आर द वाइट ब्लड सेल्स। ओके, ये वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, उनका जो न्यूट्रोफिल, उसमें जो न्यूट्रोफिल है वो क्या करता है, न्यूट्रोफिल का एक्शन क्या है, इट अट्रैक्ट टुवर्ड द रिलीज डैमेज सेल्स। वो जो डैमेज सेल के पास जाता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने डैमेज किया है सब सेल्स, वहाँ पे जाता है न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स टू द डैमेज सेल, जहाँ पे अपने सेल को डैमेज कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जो वहाँ पे जाके क्या करता है, वो मोनोसाइट्स को बुला देता है। क्या करता है, अबे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी अपने शरीर में आ गया है, अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तू आ जा। ओके, सो वो क्या करता है, वो किसको बुलाता है, मोनोसाइट्स को बुलाता है वहाँ पे। ओके, मोनोसाइट्स को बुलाता है, तो मोनोसाइट्स का क्या होता है, मोनोसाइट्स का साइज इनलार्ज होता है और उसका किस में रूपांतर होता है, मैक्रोफेजेस में। सो मैक्रोफेजेस जो बड़े बड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ करते हैं, एनगल्फ करते जो, और इसमें से भी कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाए, वो जो इधर 1000 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसमें से कुछ वो माइक्रोफेज खा लेता है। ओके, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बट जो बचे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो आगे जाने वाले हैं, पर वहाँ पे क्या होता है, डेंड्राइट सेल्स है। ओके, जो बचे हुए आगे जाते हैं वहाँ पे डेंड्राइट सेल्स है। वो डेंड्राइट सेल्स किसको एक्टिवेट करते हैं, अपने जो थर्ड सिस्टम है लिम्फोसाइट्स को एक्टिव करता है। और ये लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट्स जो रहता है, जो कि टी लिम्फोसाइट्स है, उसमें 3 सेल्स प्रेजेंट है। उसमें से फर्स्ट है हेल्पर सेल, देन सेकेंड इज साइटोटॉक्सिक सेल एंड द थर्ड इज मेमोराइज सेल। ओके, सो जो हेल्पर सेल है वो क्या करता है, बीटा सेल को हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, वो मेमोराइज करने के लिए हेल्प करता है बीटा सेल को। फर्स्ट तो मेमोराइज करने के लिए हेल्प करता है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले अपने शरीर में आया था या नहीं, ये मेमोराइज करने के लिए हेल्प करता है। जब भी आया रहेगा तो वो टाइप के एंटीबॉडीज़ वो शरीर में जो ऑलरेडी है उसको डिफेंस करने के लिए स्टार्ट करता है, वहाँ पे भेज देता है। ठीक है, बट जो कुछ अलग ऑर्गेनिज्म शरीर में घुस गए तो वो क्या करता है, बीटा सेल्स प्लाज्मा सेल्स को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप टी सेल्स प्रोड्यूस करो। ओके, वो बीटा सेल्स क्या करता है, प्लाज्मा सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, टी सेल्स प्रोड्यूस टी सेल्स। ओके, सो ये टी सेल्स जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो बैक्टीरिया है तो उसके एंटीजेंस बाहर रहेंगे, ये एंटीजेंस है।
जो बैक्टीरिया का एंटीजन है वहाँ पे क्या होता है, वो टी सेल्स आके कवर करता है। ओके, ये टी सेल्स वहाँ पे जाके कवर हो जाता है। ठीक है, और जो माइक्रोब का जो पावर है वो कम हो जाता है, और ये पावर कम होने के बाद जो ये मैक्रोफेजेस है वो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, वहाँ पे आ जाएंगे, ये मैक्रोफेज वहाँ पे आ जाएंगे और उसको एनगल्फ करेंगे। ओके, ये बैक्टीरिया को खा जाएंगे। ठीक है, खा जाएंगे। सो ये अपना बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। समझ में आया क्या है मैकेनिज्म? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने ब्लड वेसल तक आ गए हैं, ओके, जो फर्स्ट दीवार क्रॉस करके, सेकेंड दीवार क्रॉस करके, थर्ड दीवार क्रॉस करके अंदर आए हैं। तो ये थर्ड दीवार में क्या है, ब्लड वेसल्स आ गए। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आने के बाद क्या हो जाता है, जो न्यूट्रोफिल है वहाँ पे अट्रैक्ट होता है। ओके, जहाँ पे अपने शरीर में डैमेज किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जाता है। ओके, ये न्यूट्रोफिल, और वो जाके देखता है कितना डैमेज हुआ है, वो न्यूट्रोफिल वहाँ पे जाके देखता है, और वो किसको बुलाता है, मोनोसाइट्स को बुला लेता है। अबे मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तू आ जा। ओके, मोनोसाइट्स को बुलाता है, मोनोसाइट्स आता है वहाँ पे, मोनोसाइट्स अपना साइज इंक्रीज करता है, उसका कन्वर्शन किस में होता है, मैक्रोफेजेस में होता है। ओके, सो मैक्रोफेजेस क्या करता है, मैक्रोफेजेस भी कभी कभी बेजोफिल्स को बुला लेता है। बेजोफिल्स को बुलाने के बाद क्या होता है, बेजोफिल्स उसके अंदर जो हिस्टामाइन है वो रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। हिस्टामाइन रिलीज़ करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे रेडनेस आएगा, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन एरिया, जहाँ पे अटैक किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ उसको क्या बोलेंगे हम, इन्फ्लेमेटरी एरिया। ओके, सो ये इन्फ्लेमेटरी एरिया में ये बेजोफिल्स क्या करेंगे, हिस्टामाइन रिलीज़ करेंगे, हिपैरिन रिलीज़ करेंगे, वहाँ का फ्लो इंक्रीज़ करेंगे। वहाँ का फ्लो इंक्रीज़ हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडनेस आ जाता है। ओके, सो ये काम है बेजोफिल्स का। बट मैक्रोफेज क्या करेंगे, मैक्रोफेज ये बैक्टीरिया को एनगल्फ करेंगे, बट सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये एनगल्फ नहीं कर पाते। तो जो बचे कुछ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आगे जाएंगे, तो आगे क्या है, ये डेंड्राइट सेल्स है वो क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। डेंड्राइट सेल्स एक्टिवेट होने के बाद ये जो टी सेल्स है वो टी सेल्स लिम्फोसाइट्स, ओके, लिम्फोसाइट्स है ये सब, ये लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे। लिम्फोसाइट्स में जो टी सेल्स है उसमें 3 टाइप्स है। जो हेल्पर है वो क्या करेगा, बीटा सेल्स को मेमोराइज करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर में आया है या नहीं आया रहेगा, तो वो मेमोराइज सेल्स क्या करेंगे, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके वो डिसीज को रिकवर करने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, जो साइटोटॉक्सिक्स आल्सो हेल्प टू रिमेम्बराइज द microorganism which microorganisms are enter in our body. ओके, सो ये मेमोराइज होने के बाद जो अलग ऑर्गेनिज्म शरीर में घुस गया है उसका एंटीबॉडीज अपने शरीर में नहीं है। ओके, वो दवाई अपने शरीर में नहीं है मौजूद, तो क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल्स को बोलेंगे अरे टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करो। ओके, ये टी सेल्स प्रोड्यूस करो आप। ओके, सो टी सेल्स प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या करते हैं, टी सेल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास जाते हैं, वो एंटीजेंस है वहाँ पे अटैच हो जाते हैं, और उसका पावर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पावर है वो कम हो जाता है। उसके बाद जो ये जो माइक्रोफेज है, ओके, जो वाइट ब्लड है उसको खा जाता है। ठीक है, ऐसे है अपना डिफेंस मैकेनिज्म। समझ में आया है ये डिफेंस मैकेनिज्म, इन शॉर्ट मैंने बताया। ठीक है, दिस इज आवर स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इम्यूनिटी का टाइप्स देखेंगे। ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, सो द टाइप्स इम्यूनिटी एंड कॉन्सेप्ट एंड द टाइप्स ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।